सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। और बहुत ही अच्छा पेपर है ये, जिसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस आज हम देखने वाले हैं और डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे साथ में कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को इन फ्यूचर आप सॉल्व कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर। और ये बेस्ट अप्रोच के साथ बताऊंगा और फास्ट से, ठीक है? आपको टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे बिल्कुल भी। 3 घंटे का टाइम है, 80 नंबर का पेपर है, थोड़ा जल्दी कर रहे होंगे क्योंकि हम वीडियो में कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 1,2 आपका एक सॉल्यूशन होता, किसका सॉल्यूशन होता इस इक्वेशन का x+3y = p का, तो p की वैल्यू क्या होती है बतानी आपको। देखो सॉल्यूशन बोलता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है ये आपकी x और y की वैल्यू लिखी रहती है एज अ कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, इसको पुट कर दो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी 2 पुट कर दो, इक्वल टू p है। तो 1 + 3 × 6, 6 + 1 7 = p। तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका? 7 आ गया। सेकंड में पूछ रहा है आपसे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2x² + 2x - 4 दे रखा है आपको और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 2 है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी आपका और एक्स वाई जेड जो है दोनों ट्रायंगल कैसे आपके कॉन्करेंट ट्रायंगल है, ठीक है? तो दोनों के दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल है। तो आपसे क्या कह रहा है इस केस के अंदर कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, इसके अंदर करेक्ट नहीं है। तो देखो आपको दिख रहा है ए सी आपका एक्जेड के बराबर है, ए सी एक्जेड के बराबर एक सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी बी बराबर आपका बी वाई, ये दिख रहा है सी बी बराबर बी वाई है, क्या दे रखा है आपको? सॉरी मतलब वाई सेट है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। एंगल बी 90 डिग्री है, वाई भी 90 है, दोनों बराबर है, सही आंसर है ये। यानी इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी पे आप मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 कैसा नंबर है, तो √3 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर वो होता है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर भी नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, रैशनल भी नहीं होता, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको रैशनल होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर क्या है? इरेशनल नंबर है। अंडर वाले सारे इरेशनल होते हैं, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगर एक पेरीमीटर दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 180 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारी साइड बराबर है तीनों की तीनों, 3 साइड होती है और तीनों साइड बराबर है। कितना पेरीमीटर दे रखा है? पेरीमीटर नहीं, पूरी बाउंड्री 180 दे रखा है, यानी एक साइड कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, एक साइड आएगी 60 सेंटीमीटर। एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। ए क्या होती है? हमारी साइड होती है, तो √3/4 इंटू में 60 इंटू 60 कर दो, ठीक है? 60 इंटू 60 आपका 3600 आ गया। √3/4 4 से काट दोगे 900 पे कट जाएगा, यानी कि 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक एंगल है, 6 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एक एंगल है जो कि बराबर है अपने सप्लीमेंट के। देखो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है? तो मान लो कोई सा एंगल एक्स है और वो कह रहा है वो अपनी सप्लीमेंट के बराबर है। सप्लीमेंट का मतलब किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालना होता है तो उसको 180 में से माइनस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलता है तो 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो कह रहा है कोई एंगल है एक्स, मान लेते कोई सा एंगल है, वो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है, अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है, यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स खुद का ही सप्लीमेंट के बराबर है। एक्स को इधर लाएंगे यानी कि 2x = 180 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो x = कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसके अंदर पॉइंट आपका दे रखा है 9, -7 दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। देखो क्वाड्रेंट पता है, इस प्रकार से बना लो क्वाड्रेंट, अगर नहीं याद रहता तो ये एक्स आपका ये, ठीक है? यहाँ पे एक्स नेगेटिव वैल्यू आती है, ये आपका वाई होता है, वाई डैश होता है आपका, नेगेटिव नहीं बोलते डैश बोलते हैं, ठीक है? तो क्या दे रखा है? 9, -7। देखो 9 कैसा आपका पॉजिटिव है, 9 आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ लाई कर सकते हैं और यहाँ लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है वाई आपका नेगेटिव है, वाई आपका नेगेटिव यहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर। और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा, यानी ये किसके अंदर आ रहा है? आपके चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका इसका सही आंसर आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिलता है, इसको आप मार्क कर लेंगे। 8th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एक ट्रायंगल पी आर एस है आपका, तो एक ट्रायंगल पीआरएस और क्यूपीडी है, तो कॉमन एंगल बता रहा है। कॉमन एंगल मतलब जो दोनों के अंदर हो, कॉमन कॉमन कौन सा दिख रहा है? पी इसके अंदर भी है, पी इसके अंदर भी है, तो पी आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन में यूक्लिड एक्सियोम्स कितने होते हैं? तो यूक्लिड एक्सियोम्स हमारे 7 होते हैं और पोस्टुलेट हमारे 5 होते हैं, ठीक है? याद रखना पोस्टुलेट कितने होते हैं? 5 होते हैं, एक्सियोम्स हमारे 7 होते हैं, 7 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स = x³ + 1 दे रखा है, तो पी ब्रैकेट में ये दे रखा है -1, इस पे ये वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब होता है कि x की जगह पे आपको -1 पुट करना है। देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की जगह -1 पुट करना है, तो यहाँ पुट कर लो इसके अंदर -1 का होल क्यूब + 1। देखो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड दे रखी हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है,
यानी कि इसका आंसर क्या, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 + 1, ये कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल की आपको साइड का रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है, और पेरीमीटर दे रखा है 800। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री को जोड़ने पर आता है, तो 2 3 5 क्या आपका रेशियो है, यानी कि इन तीनों की लेंथ को जोड़ोगे तो आपका 800 के बराबर आएगा। देखो 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10x बराबर 800 आ गया। इससे एक काट दो, x की वैल्यू 80 आ गई। अब पूछ रहा है शॉर्टेस्ट साइड पूछे, सबसे छोटी कौन सी, 2 3 5 में से 2 सबसे छोटी है, तो 2 × 80 कर दो, 2 × 80 कर दोगे 160 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके कि डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, पर वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो देखो आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर डायगोनल आपके बराबर हो ना हो, सॉरी डायगोनल बराबर नहीं होते, और वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो आपका एक रोम्बस होता है। रोम्बस का काइट की शेप का होता है, देखो काइट कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो इसमें क्या, ये डायगोनल की लेंथ देखो बराबर है क्या, देखो डायगोनल बराबर नहीं है लेकिन 90 डिग्री पे तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप्स हैं, ठीक है, तो बर्थडे कैप दे रखी है जिनका की वॉल्यूम इक्वल है। तो 2 बर्थडे कैप है, कैप 1 कैप 2, हमसे कह रहा है इनका जो वॉल्यूम है इक्वल, इनका वॉल्यूम इक्वल कर लो। कैप की शेप की होती है, कॉनिकल शेप की बता रखी है, तो इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 1/3 पाई आर। देखो अब 2 कैप है, दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग होगी कि नहीं होगी, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें रेशियो ऑफ हाइट निकालना है, यानी कि 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1 ले लो, इक्वल टू में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 ले लो। 1/3 पाई से 1/3 पूरा काट दो, यहाँ पे देखो आप कह सकते हो कि H1/H2 इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि R1 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाइट का रेशियो निकालना था, तो हाइट का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। देखो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रेडियस की देखो दे रखी है ना, रेडियस हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1:2 गिवन है, यानी R1 आपका कितना है, R1 आपका 1 है, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यार यहाँ पे, R2 आपका 2 है, R2 आपका 2 है, R1 आपका 1 है, तो 4:1 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्लास इंटरवल दे रखा है 15 25 25 35 35 45, तो पूछ रहे हैं 35 किसके अंदर इंक्लूड होगा। इंक्लूड होने का मतलब क्या है, देखो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड हमसे कहता है सिर्फ हमारी जो लोअर वैल्यूज होती हैं, जो लोअर जो लिमिट होती है वही सिर्फ इंक्लूड होती है। लोअर लिमिट कौन सी, ये जो पीछे लेके जाती है लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट किसके अंदर 35 दिख रही है, इसमें दिख रही है 35, यानी ये वाला इंक्लूड होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि जो 35 है यहाँ पे अपर लिमिट है, और अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूड किया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखें, 2 की पावर 10 दे रखी है, और उसकी पावर देखो 2 की पावर 10 है, और उसकी पावर 2/5 है, इंटू में 5 है। इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए की पावर m की पावर n होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई n होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5 इंटू में 5, 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4। अगले स्टेप में 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 4 जो होता है याद रखो, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 16 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि कह रहा है आपसे कि आपको बताना एंगल सबटेंड होता है एक डायमीटर से एक सेमी सर्कल के अंदर उसके सर्कमफ्रेंस पे। तो एक सर्कल मान लो, सर्कल का आप देख लो, सिर्फ आधा सर्कल देख लो क्योंकि सेमी सर्कल बोल रहा है, और ये इसकी सर्कमफ्रेंस, ये रही इसकी सर्कमफ्रेंस है बाउंड्री। तो इस पर क्या होता है, एंगल सबटेंड होता है, तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करते हैं। आप कोई सा भी एंगल सबटेंड करेंगे सेमी सर्कल के अंदर, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है, ये याद रखना है आपको। इसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस कैसे निकालते हैं, इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब है इसको जीरो के इक्वल रखता हूँ, 14 इक्वल टू जीरो, तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14, और ये आपका आ जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि जीरोस पूछा है, नंबर कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही तो जीरो आ रहा है, -2 डालने पे ही तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे -2 डालोगे जब ही तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, सिर्फ एक ही जीरो है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे 2 आंसर आ गए 2 लगा दो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है ना, कि उसकी वैल्यू पूछी, अगर वो पूछता कि किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन -2 होता तो मोर लगाते, लेकिन यहाँ पूछा नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 1 होगा हमारा। अगला क्वेश्चन एक हेमिस्फीयर डोम है, एक हेमिस्फीयर डोम है हमारे पास, जिसकी की रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको कि पेंट करना है बाहर से। पेंट करने के लिए पेंट करना है, कर्व सर्फेस एरिया पे पेंट करना है, यानी कि सी एस ए निकालना है, समझ में आ रहा है यहाँ से, कर्व सर्फेस एरिया, क्योंकि कर्व सर्फेस पे हमेशा पेंट किया जाता है, तो सी एस ए निकालना है।
और रेट कितना 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट निकालनी पेंटिंग की 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर यानी कि हमें एरिया निकालना है, इसका सी एस से निकालना है। तो इसका सी एस से निकाल लेते हैं फटाफट से यार। तो सी एस से कैसे निकाल रहे होंगे, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, सी एस से क्या फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर होता है। 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना दे रखा है 3.5 इंटू में 3.5, 7 से काटोगे 0.5 पे कट जाएगा। चाहे तो नीचे यार 10 लगा लो, इजी हो जाता है उससे कैलकुलेशन। 5 × 5 5 2 10, 2 से 2 कट जाएगा आपका, 5 7 35, 5 2 10 और 2 इंटू 11, तो 11 × 7 करने पर कितना जाएगा 77 आ जाएगा। अब 77 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी 600 रुपये, यानी 77 के लिए कितनी हो जाएगी 77 इंटू 600 रुपये। 6 7 जा आपका 42, 6 7 जा 42 और 4 आपका 46, 46200 रुपीज़ आ जाएगा आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें क्या रहेगी एक लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी दो पॉइंट को मतलब टच करती हुई एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक सर्कल के अंदर उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो एक सर्कल है, देखो इसको देख लेते हैं। कोई से भी दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ टच कर रही है सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री को टच कर रही है, यहाँ 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 टच कर रही है, बाउंड्री को टच कर रही है सर्कमफ्रेंस को, एक लाइन सेगमेंट है। तो क्या उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अजर्शन हमारा सही यहाँ पे। रेडियस जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये बात गलत है क्योंकि रेडियस लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं होती, हमारा डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो ये तो गलत लिखा है। इसकी जगह डायमीटर होता तो ये सही होता, पर यहाँ तो रेडियस लिखा है, इसका मतलब अजर्शन हमारा सही है पर रीजन हमारा पूरा गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके अंदर कह रहा है अगर एक कोन की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर दे रखा है बेस का 14 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट निकल के आएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। अब ये हमें कैसा पता चलेगा, इसे हम निकाल के भी देख सकते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए एक बार को। बाकी देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये देखो ये 24 है, एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, 7 24 25 और डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 24 25, यानी कि 25 आंसर आना चाहिए, 15 नहीं आ सकता। 25 आंसर आना चाहिए, 15 नहीं आ सकता। बाकी करके भी देख लेते कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो एल की वैल्यू हमें निकालनी है, स्लांटेड हमें नहीं पता कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकालते हैं, इक्वल टू में आर स्क्वायर। रेडियस कितना हो जाएगा, ये 14 का 14 का आता 7, यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। हाइट आपकी कितनी है 24 दे रखी है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो यार आपका 576, इसको जोड़ने पे कितना आता है 625 आता है। अंडर रूट के अंदर एल आपका कितना आ रहा है 25, एल आपका 25 आ रहा है, यानी कि अजर्शन तो आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। रीजन देख लो, द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक कोन बना लो, उसके अंदर क्या है इसका जो रेडियस होता है, तो ये रहा रेडियस, और जो इसकी हाइट होती है ये वाली हाइट, और इसकी जो स्लांट हाइट होती है, तो इसको बाहर निकाल के देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो स्लांट हाइट है, इसका जो रेडियस है, इसकी जो हाइट है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि रीजन सही है, अजर्शन गलत है, रीजन सही है हमारा यहाँ पे। सेक्शन बी के अंदर आगे जहाँ पे क्या रहा है 21th क्वेश्चन के अंदर, इसमें और पार्ट भी दे रखा है कि आपका रेशियो दे रखा है कि इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो दे रखा है कितना 8/27। तो आपको उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना, हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में क्या होता क्या है। देखो अगर वॉल्यूम बोला है, देखो 8/27 दे रखा है। अब देखो 8 किसका वो होता है क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो 2 का क्यूब, और ये होता है 3 का क्यूब। अब कह रहा है उनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया मतलब एरिया हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का 2 का स्क्वायर चाहे 3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। पर देखो आपको करना सॉल्व कर दिखाना, लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो इस तरीके से करना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मेहनत नहीं करनी उसके ऊपर। एमसीक्यू में ऐसा करना, लेकिन आगे तो सॉल्व कैसे करके दिखाएंगे। तो वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, यहाँ पे बोला गया हमें स्फीयर का बोला है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, इसका रेशियो बोला है ना, क्योंकि रेशियो मतलब फ्रैक्शन में लेते हैं 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि 2 रेडियस होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। इक्वल टू में कितना 8/27 है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 इक्वल टू में क्यूब रूट 8 आ जाएगा, और यहाँ पे R2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट 27 आ जाएगा। तो R1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और R2 की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। अब इसका बोला है कि सर्फेस एरिया, तो सर्फेस एरिया में पता है सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं, सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो लिखना है इस प्रकार से, लिखोगे जब भी नंबर मिलेंगे आपको। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे सॉरी आपको R1 और R2 लिख लेते हैं। R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, नीचे R2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4:9 आपका इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अगले पार्ट में अगर आपको सी एस ए निकालना है और टी एस ए निकालना है हेमिस्फीयर का, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर कर दिया हमने, एक सेकंड यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सी एस ए निकालेंगे, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हेमिस्फीयर का बोला है, हेमिस्फीयर का सी एस ए और टी एस ए निकालना है, तो सी एस ए उधर निकाल लेते हैं, टी एस ए इधर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन तो करनी है बस हमें। तो टी एस ए होता है हमारा 3πr² और सी एस ए होता है हमारा 2πr²।
वैल्यू पुट करो 2/22/7 इंटू में रेडियस कितना है 21 इंटू 21, कैलकुलेशन नहीं है बेसिक और कुछ नहीं है इसमें, 3 इंटू 22/7 इंटू में 21 इंटू 21। देखो 7 या 21 कट जाएगा, 7 या 21 कट जाएगा। यहाँ पे 66 इंटू में 3 निकम 3 दूनी 6, और यहाँ पे इसको कर लो यार, ये हो जाएगा 44 गुणा में 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 63 इंटू 66 करना, 6 3 18 6 6 36 और 37, तो 378 8 7 15 7 8 9 10 और 4 4058 आ गया, 4058 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कर लो 4 3 12 4 6 24 25 2 5 2 2 5 2 2 5 2 7 7 2 2, सही आ रहा है ये? अरे यार कंफर्म कर ले तेरे को, 4 3 12 4 6 24 25, हाँ 2 5 2 ठीक आ रहा था, ठीक है। तो 2772, ठीक है, तो इसका सी से कितना गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं जहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें एक एग्जांपल देना है जिसका कि बाइनोमियल डिग्री तीन है, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री मतलब उसकी पावर 3 आनी चाहिए। तो ऐसा कोई सा भी हम बाइनोमियल लिखेंगे, बाइनोमियल का मतलब है, ध्यान से समझना, बाइनोमियल का मतलब होता है कि उसमें से 2 टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म लिख लो कोई सी भी, ठीक है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x³ + 2 लिख सकता हूँ, या मैं चाहता तो x³ - 3 कुछ भी ऐसा लिख सकता था, लेकिन पावर 3 आनी चाहिए और एक बाइनोमियल होना चाहिए। तो ये हो गया 22 का आंसर, ठीक है। 23rd वाले में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC आपका ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रेंट है। तो एक ट्रायंगल बना लो, जो कि ट्रायंगल कौन सा आपका ABC, और एक आपका ट्रायंगल DEF है। तो ट्रायंगल DEF बना लो, DEF, और ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपकी साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग सब कुछ बराबर होगा, AB आपका बराबर होगा DE के, और BC आपका बराबर होगा EF के, और ये AC आपका बराबर होगा DF के, और ये एंगल जैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं वैसे ही बराबर होंगे। एंगल A आपका D के बराबर, एंगल B आपका इस E के बराबर, C आपका इस F के बराबर। कह रहा है एंगल C किसके बराबर होगा, पहले पार्ट में देखो, एंगल C ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, एंगल F के, यानी कि एंगल C आपको बराबर होगा एंगल F के, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा। फिर आपसे कह रहा है DF किसके इक्वल होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो DF है आपका, ये जो DF दिख रहा है, DF आपका AC के इक्वल होगा, तो DF आपका AC के इक्वल हो जाएगा। इस पार्ट में कह रहे हैं, और मैं ऑप्शन दे रखा है कि 2 सर्कल है जिनका कि सेम डैश होगा तो कॉन्ग्रेंट होंगे। 2 सर्कल जब आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनका रेडियस सेम होता है, जब उनका रेडियस सेम आता है, रेडियस सेम आएगा तो सेम सर्कल बनेंगे, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे पूरे के पूरे। और 2 स्क्वायर आपके कब कॉन्ग्रेंट होते हैं पूछा गया, तो 2 स्क्वायर आपके जब भी कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनकी साइड सेम होती है, साइड सेम आएगी जब भी सेम सेम स्क्वायर बनेगा आपका, सिंपल है। इस पार्ट में कह रहा है कि आपको चेक करना है कि -2 और 2 जो है आपके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के x+2 के। तो जीरोस कैसे चेक करते हैं, जीरोस चेक करना बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो x+2 हमें चेक करना है एक बार -2 के लिए, हमें एक बार चेक करना है 2 के लिए। तो वैल्यू पुट कर दो x की जगह पे, -2+2 और 2+2, -2+2 कितना आ गया 0, और 2+2 कितना आ गया 4, यानी कि यहाँ पे तो 0 वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब इस 2 को भूल जाओ, सिर्फ -2 सही होगा इसका आंसर। तो आप लिख देंगे कि आपकी -2 जो है, -2 जो 0 है, यस, ये -2 वाला जो यस, ये आपका 0 है इस पॉलिनोमियल का, पर ये आपका 0 नहीं है पॉलिनोमियल का, तो आप नो लिख देंगे इसके लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ आइसक्रीम कोन। तो एक आइसक्रीम कोन है, वैसे तो आइसक्रीम कोन मुझे ऊपर से बनाना चाहिए था, पर कोई नहीं, क्वेश्चन हमें पढ़ के सॉल्व करना है ना। इसमें रेडियस बोला है, बेस का रेडियस, बेस का रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी हाइट दे रखी है। तो इसकी जो हाइट है वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको सी एस से निकालने कौन का, सी से का फॉर्मूला होता है πr/l, यानी कि एल चाहिए स्लांट हेड। स्लांट हेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में r² + h², यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस कितनी यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 2,289 आ गया, जो कि इसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि 17 आपकी स्लांट हेड आ गई, 17 सेंटीमीटर स्लांट हेड आ गई। फॉर्मूला पुट कर दूँ, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, इंटू में रेडियस की वैल्यू कितनी 8, इंटू में एल की वैल्यू कितनी है 17। आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा, साथ में यूनिट आपको लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कमेंट करके बता सकते हैं और खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना हार्ड नहीं है इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 26 क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे क्या बोला गया, हमको सिंप्लीफाई करना है किसको, इसे x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x - y - z का होल स्क्वायर। आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² लग रहा है। ये पूरा a मान लो, इस पूरे को b मान लो, कह सकते हो। और a² - b² क्या होता है, क्या आपका a - b, और a + b होता है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको पहले, क्या x + y + z माइनस, क्या करना है इस वाले को माइनस करना है, x - y - z, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले वाले में क्या रहा है a + b। देखो a + b के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो a + b में क्या हो जाएगा x + y + z, a की वैल्यू, और b वाला क्या x - y - z।
जो कि प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होगा तो कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इस वाई से ये वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ पे बच गया आपका एक्स प्लस एक्स, 2x बच गया यहाँ पे। और यहाँ क्या आपका देखो यहाँ साइन चेंज होगा ना, प्लस साइन चेंज करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। और ये आ गया माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वाई, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस जेड आ गया। यहाँ कुछ कट रहा है तो आपका देखो एक्स से यहाँ पे एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया आपका 2y प्लस 2z, और इंटू में आपका 2x बचा है। आप इसको यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसमें से कॉमन ले लें, ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहीं तक बहुत है आपका आंसर। अगले पार्ट में ग्रेड 27 के अंदर की आपको एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर पी क्यू और आर एस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको बोला गया एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल जो है कितना है, रेशियो 5 के अंदर है, और आर ओ क्यू ये वाला रेशियो 7 के अंदर है। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, पी ओ क्यू या स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है इस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उसको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और बोला गया 5 और 7 यानी कि आपका जो एंगल पी ओ आर है प्लस एंगल आर ओ क्यू है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। चाहे तो आप लीनियर पेयर का भी यूज़ कर सकते हो, और मैं बोलूँगा लीनियर पेयर लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं एंगल के, तो लीनियर पेयर लिखने से आपका ज़्यादा बेटर आंसर आएगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। हालांकि दोनों आंसर वैलिड माने जाएंगे, गलत कोई नहीं कर सकता इसको। पी ओ आर में क्या दे रखा है 5, तो एंगल जो भी रेशियो होता है रेशियो को हमेशा एक्स लेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो किसी को काटने के बाद छोटे किए जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने बड़े होंगे, मल्टीप्लाई कैसे, किसी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 5 को जोड़ लो, 7 8 9 10 11 12, एक्स बराबर आपका 180 डिग्री आएगा। 12 से काटो इसको, 12 एकम 12, 6 बच गया, और 12 पचे 60, 15 आ गया। एक्स की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। क्या बोला, सारे एंगल निकालने, सारे एंगल कैसे निकालोगे, पहले एंगल पी ओ एस निकाल लो, सॉरी पी ओ आर निकाल लो। पी ओ आर कैसे निकालोगे, पी ओ आर आपका 5x है तो 5 इंटू 15 करोगे, 15 पचे 75 डिग्री, ठीक है। और एंगल आपका आर ओ क्यू निकालना था, आर ओ क्यू कितना आपका 7 था, 7x था, यानी कि 7 इंटू में 15, 15 सते 105 डिग्री। अब एक बात ध्यान देनी यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल, क्या कि देखो आपका जो पी ओ आर है, पी ओ आर वाला एंगल वो एस ओ क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, यानी कि एस ओ क्यू वाला भी आपका अगर ये 75 है तो ये 75 आ गया, और ये वाला 105 है तो ये भी 105 आ गया। सिंपल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी हमने यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर, एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब लाइंस होती है तो इसे हम क्या लिख रखा है, इनके मतलब नाम क्या होता है इनका, ठीक है, नाम बताना है। तो देखो ये जो होता है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला जो है, हॉरिजॉन्टल जो होता है आपका वो एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। वर्टिकल वाला क्या होता है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको वो पॉइंट लिखना है जहाँ पे ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे काटती है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है, एक्स की भी जीरो होती है, वाई की भी जीरो होती है, ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का ओरिजिन हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन में दे रखा है वो करने के लिए, आप इसको भी कर सकते थे अटेम्प्ट, ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। जहाँ पे आपसे कह रहा है आपको वो पॉइंट बताना था जहाँ पे -3 और -5 आ रहा हो। देखो -3 और -5 का मतलब है एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ देखो जहाँ पे एक्स आपका -3 आ रहा हो, सॉरी गलती होगी, मतलब आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी थर्ड में आएगा, थर्ड में आ रहा होगा, ठीक है। एक्स में नेगेटिव और वाई में नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, ना कि फोर्थ में। तो यहाँ पे आपको बताना है एक्स की वैल्यू -3 आ रही हो, तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3, देखो देख रहे हैं एक्स की वैल्यू -3 इस पॉइंट पे आ रही है, ई पॉइंट पे। और क्या बोला है, वाई की वैल्यू -5, ये वाई की वैल्यू -5 देखो, तो इस पॉइंट मैच कर रही है, यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ई पॉइंट। सेकंड में पूछा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी पूछा है। देखो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, मतलब वाई पे जो पॉइंट आएगा। और सेकंड पार्ट में एब्सिस्सा बोला है, तो यार एब्सिस्सा होता है जो कि होता है आपका एक्स एक्सिस वाला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, सॉरी, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऑर्डिनेट पूछा है जी का, जी पॉइंट देख लो कहाँ पे, पहले जी पॉइंट, हाँ ये रहा जी पॉइंट, ठीक है। तो जी के अंदर आपको ऑर्डिनेट यानी कि वाई वाला बताना है, तो जी का पहले कोऑर्डिनेट लिख लो। यहाँ पे जी की एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई वाला क्या आ रहा है, वाई यहाँ पे -4 आ रहा है, और आपको ऑर्डिनेट बताना था, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा इसका आंसर, -4, ठीक है। फिर आपसे एब्सिस्सा पूछा है पॉइंट डी का, डी पॉइंट का ये रहा, तो डी के पहले कोऑर्डिनेट लिखो। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2। यहाँ पे एब्सिस्सा पूछा, एब्सिस्सा यानी कि एक्स वाला पूछा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। तो पहले का आंसर ही, सेकंड का -4, थर्ड का 6 हो जाएगा। अब इस वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहला वाला जो 29 थे कि एक पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल है जब उसको डिवाइड करेंगे तो दो कॉन्केंट ट्रायंगल बनने चाहिए। तो पैरेललोग्राम बनाओ पहले यहाँ पे एक,
ठीक है। तो मान लिया ये पैरेललोग्राम मेरा, इसका नाम रख सकते हैं, तो नाम रख देते हैं यहाँ पे ABCD हमने इसका नाम रख दिया यहाँ पे। और इसका डायगोनल है जो कि इसको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अंदर बांट देगा, यानी ये दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या, पैरेललोग्राम के अंदर ये भी और ये भी दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल, यानी कि AD आपका पैरेलल है BC के, AB पैरेलल है DC के। तो इसके बीच में ये लाइन जा रही है AC जो आ रही है, क्या हम AC को डायगोनल के अलावा एक ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं? लाइन साइड एंगल्स पढ़ रखा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी AC हमारा एक ट्रांसवर्सल भी है, यहाँ पे AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC मार के एक ट्रांसवर्सल है। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे मैं ट्रायंगल बोल सकता हूँ, एक तो ट्रायंगल हमारा पे ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे क्या ADC है। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना चाहिए, सिंपल है। मैं कह सकता हूँ कि एंगल BAC मेरा बराबर हो जाना चाहिए एंगल DCA के। देखो एंगल BAC बराबर DCA क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कह सकता हूँ। उसके अलावा आपका जो एंगल BCA है वो आपको बराबर होना चाहिए एंगल DAC के। एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल आपका DAC इसके बराबर होना चाहिए, क्यों? यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके अलावा आप देखेंगे AC जो लेंथ है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, AC जो एक कॉमन साइड है ना, एक कॉमन लेंथ या फिर कॉमन साइड आप लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ देखते हैं आपको क्या, किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल से, बाय एंगल साइड एंगल से आपने क्या किया, आपने बोला कि ट्रायंगल EBC जो है आपका वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल EDC के। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ADC, बस इतना ही करना था इसके अंदर। तो यहाँ पे इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाला पार्ट में कह रहा था डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बना लो ABCD, इसका नाम रख देते हैं ABCD नाम रख देते हैं इसका। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो AC है आपका वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो ये अपने AC बना दिया और बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि आपको जो एंगल A होगा वो बराबर होगा, मतलब ये वाला पार्ट दोनों पार्ट बराबर होंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी एंगल बन रहे हैं हमारे। हम इन एंगल्स का नाम रख सकते हैं, मान लो 1 2 3 4 हमने इसका नाम रख दिया। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो मेरे लिए ऑलरेडी गिवन हो गया। गिवन क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। हमें दिखाना क्या है कि जो C वाला जो एंगल ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये 4 वाला इस 3 के बराबर है। यानी टू प्रूव में हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हमें प्रूव करना है। अब इसको करेंगे कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो गिवन है और इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो एंगल 1 आपका बराबर हो जाना चाहिए किसके, एंगल 2 के, क्योंकि ये तो आपको गिवन है पहले से, इसको हम क्यों ही लिख रहे हैं। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल आपको जो 2 वाला एंगल है वो इस 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 बराबर आप एंगल 4 बोल सकते हैं, है ना। और एंगल 1 जो है आपका बराबर हो जाएगा इसके एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पता है पैरेललोग्राम पैरेलल लाइंस होती है, तो उसके बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो यहाँ से आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 4 के। तो देखो सब कुछ आपस में बराबर आ गया, ठीक है। तो 4 3 के बराबर बताना था, 1 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर है ना। और 1 इस 3 के बराबर है, और 1 2 दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 4 और 3 आपस में बराबर है, ठीक है। एग्जाम्स आपने पढ़ रखे होंगे, वैसे कोई जरूरत भी नहीं एग्जाम की, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, सारे एंगल बराबर आ गए, तो ये भी आपका प्रूफ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है जहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमेशा याद रखना है कि ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है, ठीक है, अब क्या करना है, नीचे सेम ही रखना होता है। जैसे 5 और 5 दे रखा है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में तो गैप तो है नहीं उतना, हमें 3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे कर देता इसको, मैं इसको चाहो तो कर सकता हूँ 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी बड़ा नंबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 ही लिखना है, 3 लिख देंगे। 3 10 30, 5 10 50, 4 10 40, 5 10 50। अब देखो 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन आ गया, 31/50, 32/50, 33/50, ऐसा करके आप और भी लिख सकते हैं, पर 3 ही लिखना है, तो मोर देन इनफ इतना। अब इसके 31th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपको प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कह रहा है मान लो एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो आपने बराबर कॉर्ड्स बना दी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कॉर्ड्स क्या करेंगी, सेंटर पे एक एंगल बना रही होंगी, सबटेंड करेंगे एंगल कुछ इस तरीके से। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। इसका नाम रख लेते हैं, मान लो AB, इस कॉर्ड का नाम रख लेते हैं CD इस कॉर्ड का। तो AB और CD आपकी कॉर्ड है, और बोल रखा है इक्वल कॉर्ड से, यानी कि AB आपका CD के बराबर हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में आप क्या लिख सकते हैं कि आपका AB जो है वो बराबर है आपके CD के। और आप यहाँ पे दो ट्रायंगल देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल आपका AOB बन रहा है, और आपका ट्रायंगल COD या फिर DOC कुछ भी लिख सकते हो, COD बन रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या है, AB आपका CD के बराबर है,
क्योंकि ये आपका गिवन है। उसके अलावा आपका जो ए ओ है या ओ ए कह सकते हो, ठीक है, ओ ए लिख लेते हैं। ओ ए बराबर है ओ डी के, क्यों? क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। रेडियाई लिखना चाहिए वैसे। उसके अलावा यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी का है, क्योंकि रेडियाई है सर्कल का। तो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी आ गई? साइड की साइड से, उससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं तो बाई सी पी सी टी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि एंगल यो भी आपका बराबर हो जाएगा एंगल इस डी ओ सी के, या सी ओ डी कह लो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके एंगल्स को बराबर बता सकते हो। अब इस अगले पार्ट में क्या करना है कि आपको बोला गया है आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टूडेंट्स का, 2 सेक्शन के बच्चे हैं, सेक्शन ए के सेक्शन बी के, जो कि मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। अब मान लो कुछ बच्चे हैं जिनके कि मार्क्स 0 से 10 के बीच में आते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे दोनों केसेस के अंदर है, सेक्शन ए में भी और बी में भी। फ्रीक्वेंसी मतलब है कितने बच्चों ने स्कोर किया। 0 से 10 नंबर वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 9 बच्चे हैं, और इसमें इतने बच्चे, इसमें इतने बच्चे, तो सब में बच्चे बता रहे हैं कितने कितने बच्चे हैं सेक्शन ए और बी के अंदर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले तो कह रहा है दोनों सेक्शंस को आपको एक ही ग्राफ के ऊपर, एक सेम ग्राफ पे दिखाना है, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के। यानी ये ग्राफ होगा आपका, आप उस पर मतलब दोनों के लिए बनाएंगे और बता रहे हैं किस सेक्शन ने बेटर परफॉर्म किया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि हमें निकालना होता है क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते हैं, और ऐसा हम दोनों के लिए करेंगे। कहने का मतलब हम सेक्शन ए के लिए भी ऐसा करेंगे और बी के लिए भी करेंगे। कैसे करते हैं? ये आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 0 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/2 जो कि देगा 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50/2 जो कि देगा 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा 70/2 जो कि देगा आपको 35। यहाँ पे हो जाएगा 90/2 जो कि आपको देगा 45। ऐसे दोनों केस में देखने को मिलेगा, ए में भी बी में भी। तो ए के भी हमने क्लास मार्क लिख लिया और बी का भी क्लास मार्क लिख लिया। अभी जो क्लास मार्क होता है इसको आप एक्स एक्सिस पे डोनेट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉरी। यहाँ पे आप इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे हमने क्लास मार्क को, तो इससे आपको रेंज पता चल जाती है कितने कितने नंबर है सब कुछ। और फ्रीक्वेंसी मतलब है कितने बच्चे जो आ रहे हैं उसके अंदर से। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो गैप है, आप 2 के टेबल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो हमने इसके हिसाब से ले लिया। हम सेक्शन ए के लिए ग्राफ बनाएंगे और बी के लिए भी बनाएंगे। तो आप जो है मतलब जैसे पेंसिल से बनाएंगे तो आप अलग से हाईलाइट कर देंगे उस पर लिख के कि ए का है और बी का है, सबको पता लग जाएगा। अब चाहे तो लाइन्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हो, उससे पता लग सकता है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया इनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल था कि कितने से कितने नंबर आए और उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए हमारा। तो हमने ए के लिए बनाया, बी के लिए बनाया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कौन सा सेक्शन है जिसने कि बेटर परफॉर्म किया, ये आप कैसे बताएंगे? तो आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि आप सेक्शन ए को देखो, ये सेक्शन ए वाली ब्लू लाइन जा रही है। सेक्शन ए ने यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए ने जो है ज़्यादा मार्क्स वाली रेंजेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है। ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि सेक्शन ए आपका आगे चल रहा है, ठीक है। तो सेक्शन ए यहाँ भी जीत गया, तो ये बेटर सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए हमेशा बेटर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बताइएगा जरूर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया, और मैं ऑप्शन दे रखा था आपको करने के लिए। एक टीचर है जो कि कुछ बच्चों का डेटा निकालते हैं, जो कि मतलब होमवर्क बच्चे टाइम लगाते हैं। जैसे 50 बच्चों को लिया गया और देखा गया वो अपने होमवर्क में कितना कितना टाइम लगाते हैं। और इस प्रकार से डिवाइड किया। कुछ बच्चे जो कि 0 से 5 घंटे के अंदर जो होमवर्क कर लेते हैं, 8 बच्चे हैं। 5 से 10 घंटे तक होमवर्क करने वाले बच्चे 12 हैं। 10 से 15 15 और 15 से 20। समझ नहीं आ रहा 20-25 घंटे कौन ही कर रहा है होमवर्क, ठीक है। ये 5 बच्चे जो है कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा तो आपको वो नहीं सोचना क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। तो पहले काम है आपको हिस्टोग्राम बनाना है। पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था और इस वाले में बोला गया हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है जिस मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। बहुत सिंपल है इसको बनाना। हम देखो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसको हम वाई एक्सिस से प्लॉट कर लेंगे। और जो आपके ये जो आपका जो डिफरेंस है 0 से 5 है, 5 से 10 का, 10 से 15 का जो भी दे रखा है, इसको आप इस तरह पुट कर लेंगे आवर्स ऑफ होमवर्क को। और 0 से 5 के बीच में कितने बच्चे? 8 बच्चे। 5 से 10 के बीच में कितना है? 12 बच्चे। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले से, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे अच्छा रहेगा। और 10 से 15 के बीच में 15 बच्चे। 15 से 20 घंटे वाले 10 बच्चे। और 20 से 25 वाले 5 घंटे। अब आपसे पूछा गया है, देखो 4 नंबर तो इसी चीज़ के हैं, बस ये आसान सी चीज़ बनाने की। उसके बाद कह रहा है आपको डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स का जिन्होंने कि लोवेस्ट टाइम स्पेंड किया और हाईएस्ट टाइम स्पेंड किया उनके बीच में। देखो सबसे कम घंटे बिताने वाले बच्चे कौन थे? 0 से 5 घंटे वाले सबसे कम घंटे हैं। 0 से 5 घंटे सबसे कम घंटे, और इसमें 8 बच्चे हैं, यानी कि 8 बच्चे आ गए। हाईएस्ट जो कि मतलब है 20 से 25 घंटे सबसे ज़्यादा घंटे बच्चे टाइम स्पेंड करें, इसमें 5 बच्चे, ठीक है। तो 8 - 5 करोगे तो डिफरेंस आएगा 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा।
अब इस पार्ट में देखो, इसमें कह रहा है हमको कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी अंडर रूट में आपको दिख जाए ना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट दिख जाए, इसका मतलब है आपको उसको रैशनलाइज करना है। तो ए और बी को हम सेपरेटली क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं ए को लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी को लिख लेता हूँ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं रैशनलाइज? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर का। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का तो प्लस आ जाएगा, है ना। 5 प्लस अंडर रूट 3, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है दोनों केस के अंदर, ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और ऊपर आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे आपका आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, उसमें से गया तो 2। बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। अब इसको ओपन कर लो आप, ए की वैल्यू को, तो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 5 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 15 बाई 2, और यहाँ पे आएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 2, प्लस कर लो 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बाई 2, और यहाँ पे आया 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 2। देखो दो दो है यहाँ पे, है ना। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 2। यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस किया, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो ए की वैल्यू आई आपकी 4 माइनस अंडर रूट 15, और बी की वैल्यू आई है 4 प्लस अंडर रूट 15, और आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर कर दो। दोबारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस इसका 15 माइनस 8 अंडर रूट 15 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 8 अंडर रूट 15, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 16 आपका 32, 15 15 आपका 30, जोड़ने पे आ गया आंसर कितना, 62। अगले क्वेश्चन में क्या है, 34 के अंदर दो पार्ट दे रखे, पहले पार्ट में फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 22 को देखते समझ में आना चाहिए कि मल्टी टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप 12 इंटू 10 करते हो तो आपका 120 आता है, और 12 और 10 को जोड़ने पे 22 आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 120 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस कर देंगे 12 और 10, माइनस का 22 आ जाएगा। x ले लेंगे बाहर कॉमन, अंदर बचेगा 12 माइनस 10, और यहाँ पे भी x माइनस 12, तो आपका एक बार x माइनस 10 आ जाएगा साथ में, और x माइनस 12 आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया फैक्टराइज का। बी वाले पार्ट में बोला है कि रिमाइंडर निकालना है अगर इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। देखो x माइनस 1 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है x माइनस 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 की पावर 4 माइनस 4, यहाँ पे 1 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ पे 1 की पावर, और ये 1, 3 का 3, 4 का 4, 3 का 3, 1 का 1, 4 5 6 7 8 होता है, माइनस 8 और 3 सॉल्व करने पे आ गया -5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है, यहाँ पे कुछ इसको समझते हैं। यहाँ पे ए बी आपका ए डी के बराबर है, तो ए बी आपका ए डी के बराबर है, एंगल 1 आपका ये रहा एंगल 1, ये से एंगल 2 के बराबर है। क्या मैं इसे जूम कर सकता हूँ? हाँ, तो ये देखो, तो ये जो आपका एंगल 1 जो दिख रहा है ये एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और आपका जो एंगल 3 यहाँ पे वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 4 आपका एंगल 3 के बराबर है, और प्रूव करना है कि ए पी बराबर ए क्यू है। हमेशा ध्यान रखना है इन क्वेश्चन करने के लिए, करना क्या आपको देखना है, पूछा क्या है, ए पी बराबर ए क्यू। ए पी किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए पी, आपको ए पी दिख रहा है, और ए क्यू आपको ये दिख रहा है ए क्यू। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ए पी और ए क्यू आ रहा है, इसका मतलब जिसके अंदर दिखे ट्राइंगल के अंदर वही वाले ट्राइंगल आपको उठा लेना है। जो प्रूव करना है वो जिसके अंदर दिखे वही उठाना है आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, एक सेकेंड, कि आपका जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 आपका बराबर है एंगल 4 के, और ए बी बराबर है आपका ए डी का। ये तो आपका क्या है, गिवन में है। उसके अलावा प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव में आप लिखेंगे कि ए पी आपका बराबर है ए क्यू का। ये लिखना अच्छी बात होती है, लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो दो ट्राइंगल उठा लो, मैंने दो ट्राइंगल कौन से बोला, एंगल पी ए बी ले लो, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है। उसके अलावा ट्राइंगल कौन सा ले लो, ट्राइंगल क्यू ए डी ले लो। इसके अंदर जो बराबर उसको बराबर कर दो। देखो ए बी बराबर ए डी आपका गिवन है,
इस ट्राइंगल के अंदर, तो इसको लिख लो कि ये तो गिवन है। उसके अलावा एंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ए डी के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि आपका एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है, इसलिए बराबर हो जाएगा। उसके अलावा एंगल पी बी ए बराबर हो जाएगा क्यू पी ए के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि आपका एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। तो इससे आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से आपका जो है ये वो कॉन्ग्रेंट साबित हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। उसके अलावा बाय सी पी सी डी, सी पी सी डी से आप कह सकते हो कि ए पी आपका ए क्यू के बराबर आ गया। इस वाले पार्ट के अंदर देखो, याद रहे हमेशा कंडीशन आपको ठीक से लिखनी है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल एंगल बन रहा है, एक साइड बन रही है, ठीक है। तो दो एंगल्स के बीच में एक साइड आपकी हो सकती है। और वाले पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि ट्राइंगल आपका ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब है कि इनकी साइड्स कैसी है? बराबर है, जो कि दे रखी है हमें, ए बी बराबर ए सी दे रखा है और डी बराबर डी एफ हमें गिवन है। और एंगल बी ए सी, यानी ये वाला जो एंगल आपका बी ए सी बराबर है ई डी एफ के, यानी एंगल भी बराबर दे रखा है। वेरी गुड। तो हमसे कह रहे हैं ट्राइंगल ई बी सी हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है डी ई एफ के। कैसे करेंगे? देखो, आप कह सकते हो कि ए बी बराबर ए सी है। क्यों? क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके अलावा आप कह सकते हो डी ई बराबर डी एफ है। क्यों कह सकते हो? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके अलावा कह सकते हो एंगल बी ए सी बराबर दे रखा है एंगल ई डी एफ के, क्योंकि ये आपको गिवन है ऑलरेडी और ये बीच में एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल है ये। तो आप कह सकते हैं बाई साइड, कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे साइड है, ये भी एक साइड है, ये एक एंगल। हाँ, तो साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ई बी सी आपका कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। और आपसे क्या कह रहा है? एंगल बी ए सी अगर आपका 30 डिग्री है, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल डी एफ ई निकालना है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान समझना, क्या कि आपका जो बी ए सी 30 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड कैसी होती है? बराबर होती है। जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि आपका 30 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 में से 30 गया 150 डिग्री और x बराबर आ गया 75 डिग्री। अब देखो होगा क्या? x 75 डिग्री इन द सेंस मैंने एंगल ए बी सी बताया जो कि 75 डिग्री के बराबर है। अब मुझे पता है कि एंगल ए बी सी जो है मेरा बराबर होगा एंगल डी ई एफ के। क्यों? बाई सी पी सी डी, सी पी सी डी से बराबर होगा। इसका मतलब कह सकता हूँ एंगल डी ई एफ जो है आपका, वो भी कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड है 90 मीटर 74 मीटर, ठीक है। 90 इंटू 74 का रेक्टेंगल है जिसमें कि छोटा सा ट्राइंगुलर एरिया लिया गया है, साइड 5 मीटर का, 12 मीटर का और 13 मीटर का। इज लेफ्ट आउट एट 4 कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द पार्क। तो यहाँ पे दो बात बोली गई है कि 4 कॉर्नर्स पे आपके ट्राइंगल है और साथ में एक सेंटर पे है। तो 4 और 1 मिला के 5 ट्राइंगल है। यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है जो कि आप मिस कर सकते हैं। और इन ट्राइंगल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लावर को उगाने के लिए और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसमें घास उगाई जा रही है, ठीक है। तो पहले वार्ड बोला कि सेमी पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, तो निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है कि तीनों साइड को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से। 3 साइड कौन सी? यहाँ पे 5 है, 12 है, 13 है, डिवाइड कर दो 2 से, जोड़ने पाएगा 30 बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 मीटर। बी पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 90 इंटू 74 कर दो। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा? ठीक है, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63 66। तो ये आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड, कितने एरिया में ग्रास उगाई जाएगी? तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे 5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला 6660। इसमें से पाँच पाँच ट्राइंगल के एरिया को तो माइनस करेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। फिगर वगैरह मत देखा करो, बेकार की होती फिगर। माइनस करेंगे 5 इंटू में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट क्या होगी? यहाँ पे 5 12 और 13 दे रखा है, तो 13 को छोड़ के आप 5 12 को उठाएंगे। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, हाइट और मतलब बेस के लिए और हाइट के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 5 इंटू 12 कर लेते हैं, ठीक है। 2 6 के 12, 5 6 के 30 और 150 माइनस 6660। 0 6 में से 5 गया 1 और 6 में से गया 5 और 6510 मीटर स्क्वायर आ गया। अगले पार्ट में कह रहा है कि प्लांटिंग द फ्लावरिंग प्लांट
की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी है किसकी? जहाँ पे फ्लावर प्लांट किए जाते हैं 95 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। देखो फ्लावरिंग प्लांट बोला, ये हमने ग्रास का निकाला, ये कौन सा है? ग्रास का। और जितने एरिया पे फ्लावर प्लांट कर रहे हैं वो कौन सा है? वो तो 150 मीटर स्क्वायर है ना, बस 150 मीटर स्क्वायर पे तो हम फ्लावर को उगा रहे हैं। यानी कि 95 इंटू में कर देंगे आप लोग 150 कर देंगे, तो 15 का टेबल आता है। 15 5 जा 75, 7 आ जाएगा। 15 9 जा 135 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 142। बस कॉस्ट आ गई रुपीज़ के अंदर, ठीक है? इतना ही करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काम कर रही है विमेंस की ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए वो क्या करती है? 3 एसटीडी बूथ कैंप लगाती है, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, विच आर ऑपरेटेड बाय विमेन, ठीक है? दीज थ्री बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सारे बराबर डिस्टेंस में, पी क्यू क्यू आर और पी आर की लेंथ बराबर बराबर, वो आपका सेंटर है। पहले पार्ट में ट्राइंगल बताने किस टाइप का ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों लेंथ आपकी बराबर है। दूसरे में कह रहा है कॉर्ड और एक आर्क बतानी। कॉर्ड क्या होती है? एक सर्कल होता है, तो सर कॉर्ड कॉर्ड हम बोलते हैं जब एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है? लाइन सेगमेंट कहीं से भी बन सकती है, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। आर्क होती है जो कि सर्कल की बाउंड्री का कुछ पार्ट होता है, उसे आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम रख सकते हैं, जैसे क्यू आर एक कॉर्ड है, तो क्यू आर एक कॉर्ड बता दिया, और इसी क्यू आर को हम आर्क बोल सकते हैं। बस आर्क बनाते टाइम ध्यान रखना है, क्यू आर के ऊपर ऐसे सिंबल बना देना, तो ये आर्क कहलाएगी आपकी, ठीक है? क्यू आर आपकी आर्क कहलाएगी। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं एंगल क्यू ओ आर का मेजर पूछ रखा है, क्यू ओ आर का मेजर पूछा है, तो याद रखो ये वाला जो एंगल होता है ये एक्स होता है, तो ये वाला एंगल इसका डबल होता है, 2x होता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का डबल हो जाएगा ये, यानी कि ये 120 डिग्री का होगा, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। अब इसमें आपसे क्यू ओ आर पूछा था, ठीक है? और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओ क्यू एक बाइसेक्टर है पी क्यू आर का। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बड़ा वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, बाइसेक्टर है ना? तो यहाँ पे आपको ओ क्यू आर की वैल्यू बतानी है, यानी ये क्यू वाला एंगल कितना होगा। तो देखो ये पूरा एंगल कितने का था? 60 डिग्री का। अब क्योंकि बाइसेक्ट हो गया, यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री में बढ़ गया, यानी कि ओ क्यू आर एंगल ओ क्यू आर कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया, ठीक है? आप इसको लिख के अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रीता है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है मिठाइयाँ अपने बर्थडे पे, तो वो 2 पीस देती है स्वीट के हर एक बच्चे को, ठीक है? तो रीता क्या करती है? रीता डिस्ट्रीब्यूट करती है मिठाइयाँ अपने बर्थडे पे, क्योंकि उसको बर्थडे बनाना है ना अपना। तो बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको मिलती है 2-2 मिठाइयाँ, और अडल्ट जो होते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, उन लोगों को मिलती है एक-एक मिठाई मिलती है, सबको एक-एक, एक पूरा पीस मिलता है मिठाई का। टोटल 8 अडल्ट थे पार्टी के अंदर और बच्चे एक्स थे, हमें नहीं पता कितने बच्चे थे। और टोटल जो मिठाइयाँ थी, टोटल जो मिठाइयाँ खरीद के लाई थी वो वाई मिठाइयाँ थी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 बच्चे थे और सबको एक्स मिठाइयाँ दी गई हैं, यानी कि 2x, और साथ में कितने अडल्ट इंक्लूडेड है? 8, और सबको मिला के वाई मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो हमने इक्वेशन 1 बना लिया, यानी पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कितने सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के? तो यार इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वैल्यू डालते रहो, आंसर निकालते रहो। थर्ड पार्ट में कह रहा है अगर 108 चॉकलेट बांटती वो टोटल, तो कितने बच्चे होते हैं? अब टोटल 108, यानी वाई की जगह 108 रख सकते हैं इस पार्ट के अंदर, तो 2x प्लस 8 बराबर आपका 108, 2x बराबर 100 आ जाएगा, x बराबर कितना का 50, तो 50 बच्चे आ गए। ईजी था बिल्कुल। 2 नंबर का बताओ क्या पूछ रखा है ये। और पार्ट में कह रहा है आपको 2 सॉल्यूशन निकालने। 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि आप x और y की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी जो मन में आए वो पुट कर दो और एक वैल्यू निकलेगी आपकी। तो मान लो x को अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ पे मान लो y को बराबर 1 रखता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो x को अगर 1 रखा तो 3 प्लस 2y बराबर 9 आ गया, और 2y बराबर 9 में से 3 गया 6, तो y बराबर आ गया 3। यहाँ पे आपका मैंने कहा y को 1 रख लो, तो 3x बराबर 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया तो 7 आपका, x बराबर आ गया 7/3। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, वो ज़रूरी होता है। 2 सॉल्यूशन कौन सा आ गया इसके? यहाँ पे x की वैल्यू आपने 1 डाली तो y की वैल्यू 3 आई। यहाँ पे आपने क्या किया, x की वैल्यू 7/3 आई जब आपने y की वैल्यू 1 डाली। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखना, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा सेशन के अंदर। आप इसका जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।